साइंस एजुकेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब 90 डिग्री पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। हमने बोला ये एक विद्युत द्विध्रुव है -q और ये +q आवेश, इसके बिंदु को हमने बोल दिया A और इस वाले बिंदु को बोल दिया P। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल d। इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान से देखो, जहां पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो ना, तो वहां पर क्या करो, एक Q0 परीक्षण धनावेश को ले जाके बिठा दो। अब इस परीक्षण धनावेश पर देखो कौन सा आवेश कितना बल और किस तरफ लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा। तो ये -q आवेश को क्या करेगा, आकर्षित। -q आवेश इस Q0 को E1 विद्युत क्षेत्र से आकर्षित करेगा, E1 सदिश से। और ये +q आवेश इस +q0 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। ये +q आवेश इस +q0 को E2 सदिश विद्युत क्षेत्र से क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब चूंकि ये 90 डिग्री पर है, अब यह इस वाले एंगल को हमने मान लिया एंगल थीटा। ये मध्य बिंदु है तो ये d बटा 2 और ये भी d बटा 2। मध्य बिंदु इस d को दो भागों में बांट देगा, d बटा 2 और d बटा 2। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उनके एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना, थीटा। ठीक है भाई। अब एक काम करो यार, ये जो है ना, यहाँ पर इसको लाइन को आगे बढ़ा दो, तो ये एंगल थीटा, तो इस थीटा एंगल की वजह से ये एकांतर कोण की वजह से ये भी हो जाएगा थीटा। इस थीटा की वजह से संगत कोण की वजह से ये कोण भी हो जाएगा थीटा। अब ये E1 सदिश है, इसको इसके घटकों में तोड़ दो। E1 सदिश का थीटा की तरफ घटक तो हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसके लंबवत वाला घटक हो जाएगा ये थीटा E1 cos थीटा, तो ये दूसरा वाला कितना हो जाएगा E1 sin थीटा। इसी प्रकार इस E2 का थीटा की तरफ घटक तो हो जाएगा, E2 का थीटा की तरफ घटक हो जाएगा E2 cos थीटा, और थीटा के लंबवत ये वाला घटक कितना हो जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं E2 sin थीटा। अब अगर हम ध्यान से देखें इस चित्र में, इस बिंदु P पर, तो इस बिंदु P पर दो सदिश तो एक ही दिशा में, दो घटक एक ही दिशा में तो ये जुड़ जाएंगे, और ये दो घटक एक दूसरे की विपरीत दिशा में है तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर जो E1 और E2 है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है परिमाण के अंदर। निकाल के देख लेते, E1 निकालो। -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 बराबर कितनी, इनके बीच की दूरी कितनी, AP²। इसी प्रकार E2 इनके बीच की दूरी BP²। अब यहाँ पर है ना, सिर्फ ये दूरी अलग अलग है, बाकी आवेश तो क्या है, सेम है। अगर हम इसका परिमाण लेंगे, परिमाण निकालो एक बार, इसका परिमाण कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा KQ/AP²। ये हो जाएगा अब AP और BP निकाल लो इस त्रिभुज से, त्रिभुज APO से। त्रिभुज APO के अंदर हमें ये वाली दूरी निकालनी है, और ये दे रखी है। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये तो आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है, तो कर्ण कितना है, AP² बराबर आधार हो जाएगा। तो यहाँ से AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसी प्रकार ये जो दूरी है BP, ये आ रही है त्रिभुज BPO में। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, त्रिभुज का आधार ये और लंब ये। यहाँ से इसका स्क्वायर हो गया सामने वाली संख्या √ में।
अब जैसे हम एपी और बीपी की वैल्यू यहाँ पर इन समीकरणों में रखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि यार ये जो E1 और E2 है ना, ये परिमाण में क्या है, बराबर है। तो यार बराबर है तो इसको बराबर लिख दो ना। E1 का मोड बराबर आ जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो सिंपल आ जाएगा ये। लेकिन ये दोनों देखने में क्या है, आरएचएस क्या है, बराबर है। अगर आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। मतलब इन दोनों को हम मान लेते हैं ई। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से E1 का मोड और E2 का मोड क्या है, बराबर है। तो इससे हमें मालूम पड़ा कि ये जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में ना, एक तो ऊपर और दूसरा नीचे, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, निरस्त, क्योंकि ये भी E sin थीटा और ये भी E sin थीटा। और ये जो एक ही दिशा में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये E1 की जगह E2 की जगह समीकरण 1 से E1 बराबर E2 बराबर क्या है, ये तो इसकी जगह भी E रख दिया, इसकी जगह भी E रख दिया। तो E cos थीटा हो जाएगा आपके 2E cos थीटा। ठीक है, तो अभी जो चित्र बनाया था उसके अंदर हमसे वहां से हम cos थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो जो त्रिभुज बन रहा था इस प्रकार से, ये एंगल था थीटा, ये दूरी थी r और ये था d/2। तो हमें निकालना क्या है, cos थीटा। तो इस त्रिभुज से इसको तो बोला था हमने a, इसको बोला था o और इसको बोला था p। तो त्रिभुज APO से cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का से cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, d/2, और कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला AP, मतलब d/2। AP की वैल्यू जाएगी, अभी निकाली ना थोड़ी देर पहले, AP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट के अंदर r² प्लस d² बटा 4। ये क्या, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। अभी जो cos थीटा की वैल्यू है, इसकी वैल्यू और जो हमने पहले समीकरण 1 में E की वैल्यू निकाली, वो दोनों वैल्यू उठा के रख दो इस समीकरण नंबर 2 में। तो यार E नेट बराबर आ जाएगा आपके, E की वैल्यू रख दी समीकरण 1 से, अंडर रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर करोगे सिंपल हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पर, इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, इसको सही से लिख लो, तो ऊपर आ जाएगा KQD। देखो यार, ये अंडर रूट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर 1/2। तो ये पावर कितनी है, 1, ये पावर 1/2। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो जोड़ दो इसको। ई नेट बराबर आ जाएगा, अब यहाँ पर देखो ये Q इंटू डी, Q इंटू डी क्या होता है, अरे भाई P होता है ना यार, Q इंटू डी, Q इंटू डी की जगह रख दो P, KP अपॉन पूरे की पावर 1 प्लस 1/2। तो यार ये हो जाएगी 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर जो D है ना, ये वैसे ही बहुत कम है, और हमने इसका स्क्वायर करके इसमें 4 का भाग और लगा दिया, तो ये और ज्यादा कम हो जाएगी। तो अगर आप r² में d²/4 को जोड़ेगा ना, तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो r² क्या है, r² की वैल्यू बहुत बड़ी है d²/4 से, तो d²/4 को नगण्य मानने का मतलब ये है कि r² प्लस d²/4 जो है ना, लगभग बराबर हो जाएगा r² के। तो रख दो वैल्यू उठा के यहाँ पर, ठीक है यार। तो वैल्यू आ जाएगी अपने पास E नेट, ठीक है। ये घात से घात गुणे में, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, ये बच जाएगा आपके r³। तो KP अपॉन r³। तो यही E नेट की वैल्यू। अब इसको सदिश रूप में लिखना है तो वो भी लिख दो,
सदिश लगा दो इसके ऊपर कि जो सदिश है उसके ऊपर सदिश आ जाएगा। ये सदिश है क्या यहाँ पर, ठीक है सदिश है। और आर है ना, तो आर का भी सदिश के मोड का क्यूब और आर के, ये सदिश रूप में आ गया। अब जान से अगर हम देखें तो जो ई नेट आया, ये ई नेट किसके ऊपर आया है, निरक्षीय पर। तो जो निरक्षीय के ऊपर आया है वो आया केपी अपॉन आर क्यूब, और हमने अक्षीय पे निकाला था, अक्षीय पे था 2 केपी अपॉन आर क्यूब, यानी इसका दुगना था। दुगना था मतलब अक्षीय पर जो होता है वो दुगना होता है किसका, निरक्षीय का। ये संबंध भी याद रखना, आपको एक वैल्यू दे देगा तो आप दूसरी आसानी से निकाल सकते हो।